फ्रेंड्स, पेडागोजी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के थर्ड क्लास में आपका स्वागत है। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। किस अधिगम सिद्धांत में प्रबलन यानी रीइंफोर्समेंट के माध्यम से व्यवहार परिवर्तन पर बल दिया जाता है? इन विच लर्निंग थियरी एम्फेसाइजेस लेड ऑन बिहेवियर चेंज थ्रू रीइंफोर्समेंट। बेसिकली इसमें पूछा जा रहा है प्रबलन जो है किस अधिगम सिद्धांत पर आधारित है। ठीक, और प्रबलन का अर्थ होता है कि किसी कार्य को बढ़ाने और मजबूत करने के लिए जो प्रतिक्रिया दिया जाता है उसको बोलते हैं। ठीक, और मतलब कि एक ऐसे समझिए कि एक बच्चा है, वो किसी भी काम को, जैसे मान लीजिए एक होमवर्क मिला, उसने करके आया और टीचर ने उसकी प्रशंसा की या उसको पुरस्कृत किया, इस तरह की उसने प्रतिक्रिया दी, तो नेक्स्ट डे, उसके अगले डे, हर दिन वो अच्छा काम करेगा, तो ये जो काम करने की संभावना है वो बढ़ जाती है। तो यही होता है प्रबलन का अर्थ। ठीक है, अब आते हैं हम ऑप्शन की तरफ। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 गेस्टाल्ट सिद्धांत। गेस्टाल्ट शब्द जो है एक जर्मन शब्द है जिसका अर्थ होता है समग्र, जिसका अर्थ होता है समग्र। ठीक है, और इस सिद्धांत को कौन दिया था? मैक्स। इस सिद्धांत को मैक्स वर्दी, एक सेकेंड लिख रही हूं मैं, देखिए, वर्दीमर, मैक्स वर्दीमर ने दिया था। ठीक, और इस सिद्धांत के अनुसार, यानी ये जो मैक्स वर्दीमर ने इस सिद्धांत के अनुसार क्या बताया है कि बच्चा पहले संपूर्ण को सीखेगा, फिर उसके अंश या भाग को सीखेगा। तो जो मेरा ऑप्शन नंबर ए है गेस्टाल्ट सिद्धांत, वो रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी पे आते हैं, थॉर्नडाइक का सिद्धांत। इस सिद्धांत को किसने दिया था? एडवर्ड ली थॉर्नडाइक ने। देखिए लिख रही हूं मैं, एडवर्ड ली थॉर्नडाइक ने। और इस सिद्धांत का नाम है प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत। इट मीन्स कि बच्चा पहले प्रयास करेगा किसी भी काम को करने के लिए, और उस प्रयास के दौरान जो भी त्रुटि होगी उस त्रुटि से ही वो सीखेगा। तो ये ऑप्शन भी हमारा रॉन्ग हो जाएगा जो कि क्वेश्चन में दिया है। अब ऑप्शन नंबर 3 पे आते हैं, पावलोव का सिद्धांत क्या होता है, देख लीजिए। पावलोव का सिद्धांत इवान पावलोव ने दिया था। इस सिद्धांत का नाम था सीखना जो है वो उद्दीपन और प्रतिक्रिया के बीच संबंध को स्थापित होने से होता है। उद्दीपन का मतलब होता है संकेत, प्रतिक्रिया का मतलब होता है कि जो भी मनुष्य या जानवर के द्वारा जो प्रतिक्रिया दी जाएगी उसको बोलते हैं। ठीक, अच्छा, इसको एग्जाम्पल से मैं समझाती हूँ आपको कि इन्होंने कुत्ते पे प्रयोग किया था। ठीक, और ये कुत्ते को खाना दिए, फिर घंटी बजाई, तो कुत्ते के मुंह से लार तो आया, लेकिन कोई मतलब कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई। अब खाना देख के उसके मुंह से लार आया, घंटी के सुनने से कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई। तो यही जो खाना देना और घंटी बजाना डे बाय डे कम से कम 7-8 दिन, 10 दिन, 15 दिन, कई दिनों तक किया। रोज खाना दिया, घंटी बजाई, रोज खाना दिया, घंटी बजाई। ठीक, तो खाना देख के कुत्ते के मुंह से लार आया, घंटी से कोई प्रतिक्रिया नहीं आ रही थी, लेकिन ऐसे करते करते ये एक दिन क्या हुआ, पावलोव ने सिर्फ घंटी बजाई और खाना नहीं दिया, तो कुत्ते के मुंह से उस दिन भी लार आया। क्यों? क्योंकि वो समझ गया कि घंटी बजी तो अब खाना आएगा। तो इस तरीके का जो प्रयोग है, जैसे अब उसने घंटी की संकेत को सुना और उसकी प्रतिक्रिया क्या थी? मुंह से लार आना।
तो इसी सिद्धांत को बोलते हैं उद्दीपन और प्रतिक्रिया के बीच संबंध को स्थापित करना। ठीक है, तो ये जो पावला का सिद्धांत ये होता है, और जो कि ये भी ऑप्शन हमारा रॉन्ग जाएगा। ठीक है, देखिए अब आ जाता है ऑप्शन नंबर डी, स्किनर का सिद्धांत। यही जो है मेरा राइट आंसर होगा। देखिए कैसे, इस सिद्धांत को बीएफ स्किनर ने दिया। कौन दिया? स्किनर का सिद्धांत बीएफ स्किनर ने दिया, और इस सिद्धांत का नाम है क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत। ठीक है, अब देखिए इसको भी हम आपको एग्जाम्पल से समझाएंगे। इसका अनुसार क्या होता है कि व्यवहार उसके परिणामों द्वारा नियंत्रित होता है। वो कैसे होता है मैं आपको बताती हूँ। ये देखिए, यहाँ पे इन्होंने जो स्किनर थे वो चूहे पे प्रयोग किया था। उन्होंने देखिए उन्होंने एक बॉक्स बनाया, और उस बॉक्स में देखिए खाना है। ठीक है, यहाँ पे देखिए खाना है। तो ये जो लीवर है, इसको जब भी चूहा दबाता है तो उसको खाना मिलता है। तो खाना मिलने से वो लीवर को दबाना सीख गया। तो यही जो है जो क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत कहलाता है। क्यों? क्योंकि उसको खाना मिला, परिणाम मिल गया, तो उसने क्या, लीवर दबाना सीख गया। ठीक है, अच्छा अब क्वेश्चन में जो दिया है कि प्रबलन किस अधिगम सिद्धांत पर आधारित है, तो मैं पहले आपको ये बता दूं कि स्किनर ने 2 अवधारणाएं दी। अवधारणाएं, ठीक है, इन्होंने 2 अवधारणाएं दी। तो इन्होंने 2 अवधारणाएं दी। पहला था प्रबलन, दूसरा था दंड। तो प्रबलन में क्या होता था कि मैंने अभी आपको ऊपर बताया था उसका अर्थ कि बच्चे को प्रशंसा, किसी काम के लिए प्रशंसा या पुरस्कृत करेंगे तो वो उस काम को करने के लिए उत्साहित होगा, यानी संभावना बढ़ जाएगी। और वही अगर किसी काम को कम करना हो या किसी आदत को छुड़वाना हो तो उसके लिए दंड अवधारणा दी गई। तो अगर प्रबलन पूछेगा किस सिद्धांत पर आधारित है, तो आप कहिएगा स्किनर के सिद्धांत पर आधारित है। और या फिर पूछ दिया दंड किस अधिगम के सिद्धांत पर आधारित है, तो भी आप ऑप्शन स्किनर का सिद्धांत लगाइएगा। ठीक है, तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पे, निम्नलिखित में से कौन सी विधि आलोचनात्मक चिंतन के विकास के लिए सबसे उपयुक्त है? Which of the following method is most suitable for the developing critical thinking? आलोचनात्मक चिंतन। आलोचनात्मक चिंतन का अर्थ होता है कि कोई भी तथ्य हो, विचार हो, जानकारी हो या समस्या हो, उसके तर्क को जानना, विश्लेषण करना, उसको गहराई से मूल्यांकन करना, फिर उसके निष्कर्ष तक जाना। देख लेते हैं। पहला, रटना। क्या रटना होगा? ये ऑप्शन गलत जाएगा। रटने में तो ये सब नहीं करते हैं। फिर प्रश्नोत्तर विधि, ये ऑप्शन हमारा सही है, क्योंकि समालोचनात्मक चिंतन में ही आप उसके तह तक जाने के लिए उसको तर्क करेंगे, विश्लेषण करेंगे, क्वेश्चन करेंगे। जैसे आपको न्यूज़पेपर में कोई जानकारी मिली, आप उसको यूं ही सही ना मानकर आप उसको तर्क करिए, विश्लेषण करिए, उसको क्वेश्चन करिए, भाई ये सही है कि नहीं, कहीं से पता करिए, फिर उसको मानिए कि हाँ भाई ये सही है। तो इसलिए हमारा ऑप्शन बी सही होगा। और वाद विवाद, अगर प्रश्नोत्तर विधि नहीं दिया रहेगा तब वाद विवाद के साथ जाइएगा, अदरवाइज हमारा प्रश्नोत्तर विधि सही होगा। बाकी व्याख्यान विधि, आप कोई बता रहा है, कुछ व्याख्यान कर रहा है, तो वो तो गलत ही होगा। ठीक है, और यहाँ पे देखिए दिया है हमने, सोचो समझो फिर तर्क करो, आलोचनात्मक चिंतन की बात की जा रही है। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। आप कमेंट करके बताइएगा। थैंक यू सो मच।